नमस्कार साथियों। विजडम विद बलराम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कक्षा 11 के इस सेशन में आज हम मुख्य रूप से दो बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला, फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल और उसके कार्य, और दूसरा, इस विशाल तुगलक साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। आप सभी अपनी कॉपी और पेन लेकर तैयार रहें, क्योंकि हम बहुत सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स नोट करने वाले हैं। फिरोज शाह तुगलक का यह दौर तुगलक वंश का चरमोत्कर्ष भी था और पतन की शुरुआत भी। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद सत्ता फिरोज शाह के हाथों में आई और उसने प्रशासन को अपने तरीके से चलाने की कोशिश की। आइए फिरोज शाह तुगलक का एक संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। इसका शासनकाल 1351 से 1388 ईस्वी तक रहा, जो लगभग 37 साल का था। ध्यान दीजिएगा, यह दिल्ली सल्तनत का दूसरा सबसे लंबा शासनकाल है। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले शासक बहलोल लोदी लोदी वंश थे, जिन्होंने लगभग 38 वर्षों 1451 से 1489 ईस्वी तक शासन किया। उनके बाद फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल 37 वर्ष तक का आता है। इसका वास्तविक नाम कमालुद्दीन फिरोज था। फिरोज के पिता का नाम रज्जब था, जो गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई थे, और माता का नाम बीबी नैला था, जो एक हिंदू थी। साथियों, इसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। पहला मार्च 1351 में थट्टा में और दूसरा अगस्त 1351 में दिल्ली में। इसके वजीर यानी प्रधानमंत्री का नाम खाने जहां मकबूल था, जो एक धर्मांतरित तेलुगु ब्राह्मण था। इतिहासकार एलियट ने फिरोज शाह को कल्याणकारी कार्यों के कारण सल्तनत काल का अकबर कहा है, जबकि आरसी मजूमदार इसे सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रगामी मानते हैं, क्योंकि इसकी धार्मिक नीतियां काफी कट्टर थीं। अब बात करते हैं इसकी नई कर प्रणाली यानी टैक्सेशन सिस्टम की। फिरोज ने जनता को राहत देते हुए 24 कष्टदायक और गैर इस्लामी करों को समाप्त कर दिया। इसके बजाय उसने इस्लामी कानून के अनुसार केवल 4 मुख्य कर लगाए। पहला, खराज, जो एक भूमि कर था और उपज का 1/6 से 1/10 हिस्सा होता था। दूसरा, ज़कात, जो मुस्लिमों से लिया जाने वाला दान था। ये उनकी संपत्ति का 2.5% होता था। तीसरा, खम्स, जो युद्ध की लूट का धन था। इसका 1/5 हिस्सा सुल्तान लेता था। और चौथा, जजिया, जो गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण NCERT फैक्ट याद रखिएगा, फिरोज शाह पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। साथ ही इसने किसानों के तकावी ऋण यानी कृषि ऋण भी माफ कर दिए थे। आइए अब मैम के साथ प्रमुख सरकारी विभाग के बारे जानते हैं। फिरोज शाह ने कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए कई प्रमुख सरकारी विभाग बनाए। परीक्षा के लिए इन्हें रट लीजिए। पहला है दीवाने खैरात। ये अनाथों, मुस्लिम लड़कियों और विधवाओं की आर्थिक मदद या विवाह के लिए एक दान विभाग था। दूसरा है दीवान ए बंदगान, जो दासों या गुलामों के नियंत्रण के लिए बनाया गया था। तीसरा, दार उल शफा, ये एक निशुल्क खैराती अस्पताल था जहां मुफ्त इलाज होता था। चौथा है दीवान ए इश्तियाक, जो वृद्धों और गरीबों को पेंशन देने का विभाग था। और पांचवा है दीवान ए रिसालत, जो लोक शिकायत या पब्लिक ग्रीवांस सुनने का विभाग था। इसके अलावा बेरोजगारी दूर करने के लिए इसने रोजगार के दफ्तर भी खुलवाए थे। सेना, दास और प्रशासन के मामले में इसके कुछ फैसले बहुत हानिकारक साबित हुए। इसने एकता प्रणाली को फिर से शुरू किया और सबसे बड़ी गलती ये की कि इसे वंशानुगत बना दिया। वंशानुगत का मतलब है कि पिता की मृत्यु के बाद वो जमीन और पद उसके बेटे को मिल जाएगा, भले ही वो योग्य हो या ना हो। इसने स्थायी सेना रखनी बंद कर दी। दासों के मामले में तो इसने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। इसके समय सल्तनत में सबसे ज्यादा दास थे, लगभग 1,80,000। दासों की भर्ती के लिए अर्जे बंदगान विभाग बनाया गया। इसने शाही कारखानों का भी विकास किया, जहां हजारों दास काम करते थे। पदों के वंशानुगत होने के कारण इसके शासनकाल को दिल्ली सल्तनत का सबसे भ्रष्ट शासनकाल भी माना जाता है। आगे की बात करें तो सिंचाई और लोक निर्माण के क्षेत्र में फिरोज ने बहुत शानदार काम किया। यह भारत में सार्वजनिक कार्य विभाग यानी PWD स्थापित करने वाला पहला सुल्तान था। इसने भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल बिछाया। कुल 5 बड़ी नहरें, 50 बांध, 30 झीलें और 150 कुएं खुदवाए। इसकी सबसे लंबी नहर सतलज नदी से हांसी तक थी, जो लगभग 200 किलोमीटर लंबी थी। जब नहरों से पानी दिया तो एक नया सिंचाई कर भी लगाया, जिसे हक़-ए-शर्ब कहा गया। ये कुल उपज का 10% होता था।
साथ ही इसने दिल्ली के आसपास 1200 फलों के बगीचे भी लगवाए, जिससे खजाने को भारी राजस्व मिलता था। नगर निर्माण के मामले में भी ये बहुत आगे था। फिरोज शाह ने अपने शासनकाल में लगभग 300 नए शहर बसाए। इनमें से कुछ प्रमुख शहर हैं: हरियाणा में हिसार, अपने बेटे फतेह खान के नाम पर फतेहाबाद, फिरोजाबाद, जिसे भारत का कांच शहर या ग्लास सिटी कहा जाता है, और जौनपुर, जिसे उसने अपने चचेरे भाई जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बसाया था। जौनपुर को पूर्व का शिराज हिंद भी कहा जाता है। इसके अलावा 1354 में यमुना नदी के तट पर फिरोज शाह कोटला बसाया गया, जो दिल्ली का 5वां शहर कहलाया। स्थापत्य कला और मुद्राओं की बात करें तो फिरोज शाह अशोक के 2 शिलालेखों को मेरठ और टोपरा से उखाड़कर दिल्ली ले आया। 1368 में जब कुतुब मीनार पर बिजली गिरी और वो क्षतिग्रस्त हो गई, तो इसने उसकी मरम्मत करवाई और 4थी तथा 5वीं मंजिल का निर्माण भी कराया। मुद्रा प्रणाली में इसने शशगनी नाम का एक नया चांदी का सिक्का चलाया। इसके अलावा अद्धा और बिख नाम के तांबे और चांदी के मिश्रण वाले सिक्के चलाए, जिन्हें बिलोन कहा जाता था। इसके शासनकाल में इन मिश्रित बिलोन मुद्राओं ने शुद्ध चांदी के सिक्कों की जगह ले ली थी। अब आगे मैम के साथ चलते हैं। जी, बात करते हैं फिरोज शाह के सैन्य अभियान की, जो बहुत सफल नहीं रहे। 1353 और 1359 में इसने बंगाल पर आक्रमण किया, लेकिन दोनों बार असफल रहा। 1360 में जाजनगर उड़ीसा पर हमला किया और पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर को नुकसान पहुंचाया। 1361 में नागरकोट अभियान किया। यहाँ के ज्वालामुखी मंदिर से मिली संस्कृत की 300 पुस्तकों का फारसी में अनुवाद अजीजुद्दीन खान ने किया। ध्यान दें, फिरोज हिंदू ग्रंथों का फारसी अनुवाद शुरू करवाने वाला पहला सुल्तान था। साहित्य के क्षेत्र में इसने अपनी आत्मकथा फुतुहात-ए फिरोज शाही फारसी भाषा में स्वयं लिखी। इसके दरबारी इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख़ फिरोज शाही और फतवाए जहांदारी नामक प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी। अब बात करते हैं तुगलक वंश के पतन की। 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई। इसके अंतिम दिनों में ही इसके 2 पुत्र मारे जा चुके थे। इसके बाद कोई योग्य शासक नहीं बचा। एक के बाद एक कमजोर सुल्तान गद्दी पर बैठे, जैसे गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, फिर अबू बकर, फिर नसीरुद्दीन मुहम्मद और अलाउद्दीन सिकंदर शाह। इन सभी की जल्द ही हत्या हो गई या ये हटा दिए गए। अंत में नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक गद्दी पर बैठा, जिसका शासन 1394 से 1414 तक रहा। विद्यार्थियों, याद रखिएगा, ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था। अब आगे चलते हैं। तुगलक वंश के पतन का सबसे बड़ा कारण बना तैमूर लंग का आक्रमण। 1398 से 99 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर एक बहुत ही भीषण हमला किया। उस समय दिल्ली का शासक वही अंतिम सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक था। तैमूर बिना किसी खास विरोध के दिल्ली में घुस गया और लगातार 3 दिनों तक भारी लूटपाट और भयानक नरसंहार किया। इस खौफनाक हमले ने तुगलक वंश की रीढ़ तोड़ दी और उसे एक अंतिम जानलेवा झटका दिया। 1399 में वापस जाते समय तैमूर ने दिल्ली का प्रशासन खिज़र खान को सौंप दिया। इसी खिज़र खान ने आगे चलकर एक नए राजवंश सैयद वंश की स्थापना की। अब हम फिरोज शाह तुगलक और तुगलक वंश के मुख्य बिंदुओं का सारांश देख रहे हैं। सकारात्मक कार्यों में 300 शहरों का निर्माण, नहरों का सबसे बड़ा जाल, रोजगार कार्यालय और मुफ्त अस्पताल शामिल है। नकारात्मक कार्यों में ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाना, सेना और इक्ता व्यवस्था को वंशानुगत बनाना, दासों की बहुत अधिक संख्या और भ्रष्ट प्रशासन शामिल है। साहित्य और पतन में इसकी आत्मकथा फुतुहात-ए फिरोज शाही महत्वपूर्ण है और अंततः 1398 में नसीरुद्दीन महमूद के समय तैमूर के आक्रमण ने इस साम्राज्य को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। साथियों, अब हम इस पूरे चैप्टर के संपूर्ण 30 प्रश्नोत्तर के साथ शुरू कर रहे हैं।
जो विशेष रूप से एसएससी, सीजीएल, रेलवे और स्टेट एग्जाम्स के लिए तैयार किए गए हैं। ध्यान से सुनिएगा। जी, प्रश्न 1। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद सुल्तान कौन बना? उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। 1351 ईस्वी में। वो एमबीटी का चचेरा भाई था। उसका शासनकाल शांति और निर्माण के लिए जाना जाता है। प्रश्न 2। फिरोज का प्रथम राज्याभिषेक कहाँ हुआ? उत्तर है थट्टा, सिंध में 20 मार्च 1351 को। वो दिल्ली का ऐसा सुल्तान था जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। प्रश्न 3। ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया? उत्तर है फिरोज शाह तुगलक ने। इतिहास में यह पहली बार था जब ब्राह्मणों को भी इस धार्मिक कर के दायरे में लाया गया। प्रश्न 4। जौनपुर नगर की स्थापना क्यों की गई? उत्तर है उसने अपने चचेरे भाई जौना खान यानी मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में इसे बसाया था। इसे पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। प्रश्न 5। दारुल शफा का क्या महत्व था? उत्तर है यह फिरोज द्वारा स्थापित एक खैराती अस्पताल था। यहां हकीमों द्वारा मुफ्त इलाज और दवाओं की व्यवस्था की गई थी। प्रश्न 6। दीवाने बंदगान विभाग का क्या कार्य था? उत्तर है यह दासों या गुलामों की देखभाल के लिए बनाया गया विशेष विभाग था। फिरोज के पास लगभग 1,80,000 गुलाम थे। प्रश्न 7। तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? उत्तर है नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। इसके समय में ही दिल्ली सल्तनत का दायरा अत्यंत कम हो गया था और पतन निश्चित हो गया था। प्रश्न 8। दीवाने खैरात की स्थापना क्यों हुई? उत्तर है अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं और निर्धन लड़कियों की शादी में वित्तीय सहायता देने के लिए इस दान विभाग को बनाया गया था। प्रश्न 9। फिरोज ने किन प्रमुख नगरों को बसाया? उत्तर है हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद और फिरोजपुर। उसने कुल 300 नए नगरों की स्थापना का दावा किया था। प्रश्न 10। सुल्तान की आत्मकथा का नाम क्या है? उत्तर है फुतुहाते फिरोज शाही। इसमें उसने अपने शासन के आदर्शों और सुधारों का वर्णन खुद किया है। प्रश्न 11। नहरों के जाल का श्रेय किसे जाता है? उत्तर है फिरोज शाह तुगलक को। उसने कृषि को बढ़ावा देने के लिए यमुना और सतलुज से कई बड़ी नहरें निकलवाईं। प्रश्न 12। हके शर्ब किस प्रकार का कर था? उत्तर है ये एक सिंचाई कर या इरिगेशन टैक्स था। शाही नहरों का पानी उपयोग करने वाले किसानों को अपनी पैदावार का 1/10 भाग सुल्तान को देना पड़ता था। प्रश्न 13। तैमूर लंग का आक्रमण कब और किसके समय हुआ? उत्तर है 1398 ईस्वी में। उस समय नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक दिल्ली का सुल्तान था। इस हमले ने तुगलक वंश की नींव हिला दी। प्रश्न 14। अशोक के स्तंभों को दिल्ली कौन लाया? उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। उसने टोपरा, जो हरियाणा में है, और मेरठ से 2 प्राचीन स्तंभ मंगवाकर दिल्ली में स्थापित किए। प्रश्न 15। इक्तादारी व्यवस्था में क्या बदलाव किए गए? उत्तर है फिरोज ने इसे वंशानुगत यानी हेरिडिटरी बना दिया। पिता की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इक्ता का हकदार बन गया, जिससे केंद्र बहुत कमजोर हुआ। प्रश्न 16। दलायल फिरोज शाही क्या है? उत्तर है ज्वालामुखी मंदिर से मिले संस्कृत ग्रंथों का फारसी में किया गया अनुवाद। इसे सुल्तान ने विद्वानों से करवाया था। प्रश्न 17। सैन्य पदों को वंशानुगत किसने किया? उत्तर है फिरोज शाह तुगलक ने। उसने नगद वेतन के बदले जमीन या जागीर देने की प्रथा फिर शुरू की, जिसने सेना की दक्षता एकदम कम कर दी। प्रश्न 18। अद्धा और बिक सिक्के क्या थे? उत्तर है फिरोज द्वारा जारी तांबे और चांदी के मिश्रित सिक्के। अद्धा जीतल का आधा और बिक जीतल का 1/4 होता था। प्रश्न 19। तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आया? उत्तर है सैयद वंश। तैमूर के सेनापति खिज़र खान ने 1414 ईस्वी में इसकी स्थापना की। प्रश्न 20। रोजगार दफ्तर की स्थापना का उद्देश्य क्या था? उत्तर है बेरोजगारों को उनकी योग्यता के अनुसार काम दिलाने के लिए। फिरोज ऐसा कल्याणकारी कदम उठाने वाला पहला सुल्तान था। प्रश्न 21। तारीख़ फिरोज शाही के लेखक कौन हैं? उत्तर है
जियाउद्दीन बर्नी। उन्होंने फिरोज के शासनकाल का बहुत ही विस्तृत और जीवंत विवरण अपनी किताब में दिया है। प्रश्न 22। फिरोज को सल्तनत युग का अकबर क्यों कहा जाता है? उत्तर है, इतिहासकार हेनरी इलियट ने उसके जन कल्याणकारी कार्यों जैसे अस्पताल, नहरें, रोजगार के कारण उसे यह उपाधि दी। हालांकि याद रहे, वह धार्मिक रूप से अकबर जैसा सहिष्णु बिल्कुल नहीं था। प्रश्न 23। शरिया कानून के तहत कौन से 4 कर लगाए गए? उत्तर है, पहला खराज यानी लगान, दूसरा खम्स यानी लूट का माल, तीसरा जजिया जो धार्मिक कर था और चौथा जकात जो दान था। उसने अन्य 24 अवैध कर हटा दिए थे। प्रश्न 24। तुगलक पतन में तैमूर के आक्रमण की भूमिका? उत्तर है, तैमूर के भयानक हमले ने दिल्ली की अपार संपत्ति लूट ली और पूरा प्रशासनिक ढांचा नष्ट कर दिया। इसके बाद तुगलक शासक केवल नाम मात्र के रह गए। प्रश्न 25। शशगनी सिक्का क्या था? उत्तर है, यह फिरोज शाह तुगलक द्वारा चलाया गया चांदी का एक विशेष सिक्का था। प्रश्न 26। अष्टकोणीय मकबरे का उदाहरण क्या है? उत्तर है, फिरोज के वजीर खाने जहां मकबूल का मकबरा। यह भारत में अष्टकोणीय शैली का पहला बड़ा और शानदार उदाहरण है। प्रश्न 27। पतन हेतु एमबीटी की नीतियां कैसे जिम्मेदार थीं? उत्तर है, मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी परिवर्तन और सांकेतिक मुद्रा जैसी विफलताओं ने खजाना खाली कर दिया था, जिससे साम्राज्य की नींव पहले ही कमजोर हो गई थी। प्रश्न 28। दीवाने इश्तियाक क्या था? उत्तर है, यह एक पेंशन विभाग था जो वृद्धों और सेवानिवृत्त लोगों को आर्थिक मदद देने के लिए विशेष रूप से बनाया गया था। प्रश्न 29। जौनपुर स्वतंत्र कैसे हुआ? उत्तर है, 1394 में एक शक्तिशाली सूबेदार मलिक सरवर ने नासिरुद्दीन महमूद की कमजोरी का लाभ उठाकर जौनपुर को स्वतंत्र शर्की राज्य बना लिया। प्रश्न 30। बंगाल की स्वतंत्रता? उत्तर है, फिरोज के समय ही बंगाल पूरी तरह स्वतंत्र हो गया था। उसने उसे जीतने के 2 बड़े प्रयास किए, पर दोनों बार वह बुरी तरह असफल रहा। विद्यार्थियों, हमारी थ्योरी और प्रश्नों को मिलाकर हम तुगलक वंश के पतन के 5 मुख्य कारण स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पहला, कमजोर उत्तराधिकारी। फिरोज के बाद कोई भी सुल्तान शक्तिशाली या योग्य नहीं निकला। दूसरा, वंशानुगत नीतियां। सेना और प्रशासनिक पदों को पारिवारिक बनाने से योग्यता एकदम समाप्त हो गई। तीसरा, गुलामों का हस्तक्षेप। 1.8 लाख गुलामों के कारण दरबार में भयानक गुटबाजी और राजनीति बढ़ गई। चौथा, तैमूर का हमला। इसने सल्तनत की बची खुची प्रतिष्ठा और सैन्य शक्ति को पूरी तरह खत्म कर दिया। और पांचवां, प्रांतीय विद्रोह। बंगाल, गुजरात और जौनपुर जैसे बड़े राज्यों का स्वतंत्र हो जाना। बस इन्हीं कारणों से यह विशाल साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। विद्यार्थियों, परीक्षा भवन में जाने से पहले इन सुपर हिट पॉइंट्स को जरूर रट कर जाइएगा। विभाग, डिपार्टमेंट्स: दीवाने खैरात, दान; दीवाने बंदगान, दास; दारुल शफा, अस्पताल। परीक्षा में सीधे मिलान करने के लिए आते हैं। कर, टैक्सेस। ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला पहला सुल्तान फिरोज शाह था। हक़े शर्ब, 10% सिंचाई कर था। शहर, सिटीज: जौनपुर, पूर्व का शिराज और हिसार की स्थापना किसने की? सीधा उत्तर, फिरोज शाह। तैमूर का आक्रमण, वर्ष 1398 में। उस समय अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक था। ये प्रश्न एसएससी में कई बार रिपीट हुआ है। मुद्रा: बिलौंड मिश्रित सिक्के किसने चलाए? फिरोज शाह तुगलक।
धन्यवाद साथियों। आशा है कि ये हस्तलिखित प्रश्नोत्तर और विस्तृत नोट्स आपके रिवीजन में बहुत सहायक होंगे। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज विजडम विद बलराम चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पीडीएफ और अन्य क्लास नोट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप सभी को आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।